Hello everyone, I am Jayashree Sahu, Assistant Professor Microbiology. Today I am going to discuss topic enzyme, their properties, nomenclature and structure. Enzymes, first is introductions. Enzymes are basically catalysts. Their main work is catalyzing action. Catalyst means क्या होता है? Which increase the rate of reaction. कैटलिस्ट जो है बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं. एंड एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन. जो एंजाइम है ये प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से प्रिसाइसली फोल्ड होता है कि 3 डायमेंशनल शेप में वो हो जाता है कन्वर्ट. और उसमें क्लेफ्ट प्रेजेंट रहता है. वह एक्टिव साइट होता है जिसमें सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल है वो आके बाइंड होता है. उसी सबस्ट्रेट से फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. सबस्ट्रेट मतलब वह केमिकल जिसका रिएक्शन होना है, जिससे प्रोडक्ट बनना है, उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे. तो वो एंजाइम के उस पोर्शन में जिसको हम क्लेफ्ट कर रहे हैं, एक्टिव साइट कह रहे हैं, वहां पे आके बाइंड होता है. एंजाइम का जो नेम है उसका लास्ट जनरली ASE लिखा होता है. इसकी डिस्कवरी जो है एंजाइम की सबसे पहले 1900 में हुई थी, जब ईस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन का जब स्टडी किया जा रहा था तब इसका सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था. और ह्यूमन सेल में अप्रॉक्स 40,000 एंजाइम अभी तक डिस्कवर हो चुके प्रेजेंट है. जो एंजाइम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है. एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये सब जो है एंजाइम के थ्रू ही होते हैं. तो एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इन लिविंग organism. They are made of protein and have active site where enzyme substrate complex forms, and from this substrate enzyme complex substrate में रिएक्शन होगा और वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन. एंजाइम का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्पेसिफिक होता है. एकदम रेंडमली किसी भी ऑर्गन में या सेल में ये प्रेजेंट नहीं होगा. जहाँ पे जिस फंक्शन के लिए एंजाइम होता है वो उसी प्लेस में ही प्रेजेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? स्टमक में, पेंक्रियाज में. तो डाइजेस्टिव एंजाइम हमेशा पेंक्रियाज और स्टमक में ही प्रेजेंट होंगे, हमारे ब्रेन में नहीं होंगे, हमारे हार्ट में नहीं होंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज TCA साइकिल जो है, क्रेब साइकिल के जो एंजाइम है वो कहाँ पे पाए जाएंगे? सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में पाए जाएंगे कि वहां पे ही TCA साइकिल परफॉर्म होता है. तो जहाँ पे जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसी प्लेस में ही ये पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे, रैंडमली कहीं पे भी नहीं रहेंगे. मतलब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, जैसा अभी मैंने कहा, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. और प्रोटीन के जो केमिकल, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्शंस हैं, वो एंजाइम भी फॉलो करेगा क्योंकि यह प्रोटीन है. इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एंड्स पाए जाते हैं, एंड्स होते हैं जिसके कारण ये वाटर सॉल्युबल होता है. और प्रोटीन के इसमें सारे गुण होते हैं. इसलिए प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट जो है, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है, जो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करते हैं वो एंजाइम का भी प्रेसिपिटेशन करेंगे. और इनके वेट में 16% जो पार्ट होता है वो नाइट्रोजन होता है. नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम नेम एंड विद द ASE. सभी एंजाइम में, लगभग सभी एंजाइम में, कुछ एंजाइम को छोड़कर लगभग सभी एंजाइम के लास्ट में सफिक्स ASE होता है. जो नोमेनक्लेचर है वो या तो सबसे पहला है जिस सबस्ट्रेट पे ये वर्क कर रहे हैं उन पे एक्ट कर, उसके नाम पर ये एंजाइम का नेम रहेगा. जैसे कि यूरिएस एंजाइम जो यूरिया में एक्ट करते हैं. सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है? यूरिया है.
यूरिया के ऊपर ये एक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, फिर यूरिया में रिएक्शन होगा और वहां से अमोनिया रिलीज होगा। तो जो यूरिया में एक्ट कर रहा है सबस्ट्रेट यूरिया में, तो उस एंजाइम का नाम यूरिएज हो गया। इसी प्रकार से जो लैक्टोज एंजाइम पे एक्ट कर रहा है उसका नाम लैक्टेज हो गया। तो फर्स्ट इनका जो नॉमेनक्लेचर है, नेम है, वो किस पे आधारित है? सबस्ट्रेट अपॉन विच दे एक्ट। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन दे परफॉर्म। सेकेंड जो उनका नॉमेनक्लेचर का जो बेसिस है वो है टाइप ऑफ रिएक्शन दे परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ये डिहाइड्रोजिनेशन की अभिक्रिया परफॉर्म करते हैं, इसलिए डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ये पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं, इसलिए पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। कुछ ऐसे एंजाइम है जो हिस्टोरिकली मतलब पहले ही उनको नॉमेनक्लेचर उनका नाम रख दिया गया था, जिसका कोई अपना सबस्ट्रेट से या फिर टाइप ऑफ रिएक्शन से कोई उनका कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल कैटलेज, पेप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट इज द सिस्टमैटिक नेम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट ऑफ 1962, जिसका रिवाइज्ड रिपोर्ट जो है 1964 में आया। उन्होंने जो एंजाइम को 6 ग्रुप में डिवाइड किया वही मान्य है, वही यूनिवर्सल है। उस सिस्टम में, जिसे हम शॉर्ट में IUB सिस्टम कहते हैं क्लासिफिकेशन का, उस सिस्टम के अनुसार जो एंजाइम है वो 6 ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है। और जो एंजाइम है जिस सबस्ट्रेट पे ये एक्ट कर रहे हैं प्लस जिस टाइप के रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन करके इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो एंजाइम का है वो सबस्ट्रेट का है, और सेकेंड पार्ट जो है वो किस टाइप का ये रिएक्शन कर रहे हैं, वो सेकेंड पार्ट ऑफ एंजाइम नेम इज दैट। फॉर एग्जाम्पल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और लास्ट में सफिक्स क्या रहेगा? ASE। मतलब जो IUB जो नेम जो है उसमें 3 चीजें रहेंगी। फर्स्ट नेम ऑफ सबस्ट्रेट, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड थर्ड इज सफिक्स ASE। फॉर एग्जाम्पल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट यहाँ पे सबस्ट्रेट है और डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो रिएक्शन टाइप है। तो लैक्टेट को उन्होंने सबस्ट्रेट के रूप में एंजाइम जो एक्ट करता है लैक्टेट पे, और उसका जो लैक्टेट का डिहाइड्रोजिनेशन करता है उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और लास्ट में सफिक्स क्या है? ASE। ये IUB क्लासिफिकेशन, जिसमें इसको 6 कैटेगरी में 6 ग्रुप में रखा गया है सारे एंजाइम्स को। और भी सब क्लासेस हैं, मेन जो मेजर जो क्लासेस है 6 क्लास वो है ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमरेसिस और लाइगेसिस। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम अलग से और डिटेल में पढ़ेंगे अलग चैप्टर में। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम का जो कंपोजिशन है उस बेसिस पे एंजाइम 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल एंजाइम एंड सेकेंड इज द कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स आर द एंजाइम विच है ओनली प्रोटीन पार्ट्स, जिनमें से प्रोटीन पार्ट ही होता है, ऐसे एंजाइम को सिंपल एंजाइम कहा जाता है। एंड द कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आर द एंजाइम which have protein part plus non-protein part, and this non-protein part is very much important for the action of enzyme। अगर इसमें ये non-protein part ना रहे conjugated enzyme में तो प्रोटीन जो एंजाइम है वो इनएक्टिव रहेगा। तो जो conjugated enzyme है उसमें 2 पार्ट रहेगा, एक है प्रोटीन पार्ट जिसको कहा जाता है अपो एंजाइम, और नेक्स्ट इज नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे कहा जाता है कोफैक्टर। जब अपो एंजाइम और कोफैक्टर जब दोनों कंबाइन होते हैं तो उसको कहा जाता है होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम जो होता है इट हैज प्रोटीन पार्ट दैट मीन्स अपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कोफैक्टर। होलो एंजाइम इज इक्वल टू अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर इज ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आयन फॉर एग्जाम्पल जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन, they are also required, sometimes they are required for the protein action. That type of inorganic ions which involve in the action of enzymes are called inorganic cofactor, and some organic cofactors are also present which involve in the action of enzyme. Organic cofactors are
then divided into two types of cofactor, organic cofactor is there. First is prosthetic group and second is the coenzyme. जब कोफैक्टर अपोएंजाइम से या प्रोटीन पार्ट से टाइटली बाइंड रहेगा तब हम उस कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और जब वह लूजली बाइंड रहेगा अपोएंजाइम से तो हम उसे क्या कहेंगे, कोएंजाइम कहेंगे. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में होलो एंजाइम जो है उसमें क्या क्या पार्ट रहेगा, अपोएंजाइम, कोफैक्टर, उसके साथ साथ रहेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्टिव साइट. एक्टिव साइट जो होता है बहुत स्पेसिफिक होता है, उसमें स्पेसिफिक शेप होता है और उसी स्पेसिफिक शेप में स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा. एक्टिव साइट में दो साइट रहते हैं, पहला बाइंडिंग साइट और दूसरा है कैटालिटिक साइट. इन बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट फर्स्ट बाइंड टू द enzyme, then it after binding to the binding site, then it bind to the then it perform catalytic action. means जब एक्टिव साइट में पहले ये बाइंड होगा फिर उसके बाद इसमें जो कैटालिटिक साइट है वो क्या करेगा, एंजाइम का कैटालिटिक एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और उसमें रिएक्शन परफॉर्म करेगा. ये स्ट्रक्चर एंजाइम का एक जनरल स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि ऐसे ही दिखते हैं एंजाइम, सिर्फ हमको कौन कौन से पार्ट्स हैं ये बताने के लिए हमने ऐसा डायग्राम दिया है. अपो एंजाइम ये जो शो हो रहा है दिस इज प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम एंड दिस इज कोफैक्टर. व्हेन कोफैक्टर is loosely bind with the apoenzyme, this is called as coenzyme, and this portion is active site. Active site has binding site plus catalytic site. Substrate first bind to the binding site, then active site of then the catalytic site of the active site perform catalyzation of the reaction, and whole part combinedly called as the holoenzyme. पार्ट ऑफ एंजाइम वर्क किस तरह से काम करता है, ये एंजाइम है, यहाँ पे क्लेफ्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्टिव साइट, देन सबस्ट्रेट कम क्लोज टू द एंजाइम, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड टू द स्पेसिफिक प्रोटीन. जैसे इसके लिए एक बेस्ट हाइपोथेसिस दिया गया है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस. जैसे हमको पता है एक पर्टिकुलर जो लॉक है वो स्पेसिफिक की से ही वो खुलेगा, स्पेसिफिक की ही उसके अंदर जाएगा और उसी से ही वो ऑपरेट होगा. वैसे ही जो एंजाइम को अगर हम लॉक मान लें और सबस्ट्रेट को हम की मान लें तो ये लॉक में स्पेसिफिक टाइप का ही की इसमें अटैच होगा और कोई दूसरा की या कोई दूसरा सबस्ट्रेट इसमें आके अटैच नहीं हो सकता. ये इससे अटैच हो गया, अटैच होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा. फिर यहाँ पे जो कैटालिटिक साइट है इसका एंजाइम का वो कैटालिटिक एक्शन परफॉर्म करेगा और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा. प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद एंजाइम इससे प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा और जो एंजाइम है वो अनअल्टर्ड रहेगा, आफ्टर रिएक्शन अनचेंज रहेगा और फिर से केमिकल रिएक्शन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए फिर से रिसाइकल हो जाएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम. जो एंजाइम है वो अपने नेचर में बहुत स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टू their reaction, specific to their substrate. With next is जो property है, they speed the rate of reaction of any chemical reaction. They remain unchanged. chemical reaction perform होने के बाद ये unchanged रहते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता और ये रिएक्शन जो है रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. और नेक्स्ट जो इनका जो प्रॉपर्टी है, दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, दे आर अफेक्टेड बाय पीएच एंड दे परफॉर्म रिवर्सिबल रिएक्शन. ये जो डायग्राम है इससे ये समझ आ रहा है कि इनकी स्पेसिफिसिटी समझ में आ रही है. दिस बोथ आर एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. Active site of this enzyme can bind only this circle type of substrate. It can't bind this square.
and this square and this shape is for that enzyme, and this green and red substrate is for that enzyme. तो ये जो है सबस्ट्रेट से बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, यही इनका मेन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। सबसे पहला प्रॉपर्टी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके उसमें एंजाइम जो है रिएक्शन स्टार्ट करेगा, रिएक्शन जो है उसका स्पीड बढ़ाएगा और फिर लास्ट में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। सेकेंड इसका जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी रिवर्सिबिलिटी, जो रिएक्शन जो परफॉर्म हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी एंजाइम से वो रिवर्स डायरेक्शन में वो परफॉर्म हो सकता है। फिर नेक्स्ट है इट्स स्पेसिफिसिटी टुवर्ड रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन एंड टुवर्ड द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट इज they are heat sensitive. Enzymes can tolerate a range of temperature. After increasing temperature or in higher temperature, protein or enzyme get denatured. They are also pH sensitive. These are main property of enzyme. Here we discuss the specificity of enzyme in detail. Specificity is the main important property of enzyme. ये अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिक होते हैं, सबस्ट्रेट जिससे बाइंड हो रहे हैं उसमें ये स्पेसिफिक होते हैं। तो इनका एंजाइम स्पेसिफिसिटी को 3 उसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सेकेंड इज द रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, थर्ड इज द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। फर्स्ट इज द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी और ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो है, जो स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स वे कंपाउंड है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चर डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म, डी फॉर्म, एल फॉर्म, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। तो एक ही जो कंपाउंड है वो इस तरह से अपने आइसोमर में प्रेजेंट होता है, इसको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं, कुछ जो एंजाइम होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, मींस इफ एंजाइम एक्ट अपॉन एल अमीनो एसिड देन इट विल नॉट वर्क ऑन डी अमीनो एसिड। मतलब डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज जैसे एग्जांपल है, वो डी अमीनो एसिड पे ही वर्क करेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेगा, और वह एल अमीनो एसिड पे वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज जो है एल अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये क्या हुए, ये जो एंजाइम है वो स्टीरियो स्पेसिफिक हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, वो जितने भी डी हेक्सोसेस हैं उन पे एक्ट करेगा। डी हेक्सोसेस मतलब डी फ्रुक्टोज, डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, इन पे ये वर्क करेगा, परंतु ये एल फ्रुक्टोज, एल ग्लूकोज, एल गैलेक्टोज पे वर्क नहीं करेगा। ये डी फॉर्म के लिए स्टीरियो स्पेसिफिक है। उसी प्रकार से जो ग्लूकोकाइनेस एंजाइम है वो डी ग्लूकोज पे एक्ट करेगा, एल ग्लूकोज पे नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम जो है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, उस पे एक्ट करेगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो सेल्यूलेज एंजाइम है वो बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड पे एक्ट करेगा, अल्फा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड पे वो एक्ट नहीं करेगा। तो दीज ऑल एंजाइम्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन देयर नेचर। नेक्स्ट इज द रिएक्शन स्पेसिफिक। The same substrate can undergo different type of reaction. For example, an amino acid can undergo transamination, oxidative deamination, decarboxylation, racemization. तो एक अमीनो एसिड जो है इतने सारे रिएक्शन कर सकता है, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए सेम एंजाइम सारे रिएक्शन नहीं करेगा। ट्रांसएमिनेशन के लिए अलग एंजाइम होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के लिए अलग रहेगा एंजाइम, डिकार्बोक्सिलेशन के लिए अलग एंजाइम होगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन स्पेसिफिसिटी है।
मतलब सेम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक जो रिएक्शन है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होंगे। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी जैसे मैंने लॉक एंड की हाइपोथेसिस अभी डिस्कस किया था, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को लेके बहुत स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही बाइंड होते हैं। तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी टू टाइप्स का, एक एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एंड सेकंड इज द रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। जो एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है उनमें वे एंजाइम आते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप की, एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोकाइनेस जो एंजाइम है सिर्फ वो ग्लूकोज पे एक्ट करके उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। और सेकेंड एग्जांपल इज यूरियस एंजाइम दैट एक्ट ऑन यूरिया एंड इट कन्वर्ट इट टू द अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड जो सब्सटेंस रहते हैं उन पे कॉमन ये एक्ट करते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिन जो है वो ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट पे ये एक्ट करता है जो स्ट्रक्चरली लगभग सेम रहेंगे। बॉन्ड, नेक्स्ट इज बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। तो कुछ ऐसे हैं जो एंजाइम होते हैं जैसे कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, जिसका एग्जांपल है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ आर्जिनिन और लाइसिन रेसिड्यू में जो कार्बोक्सिल बॉन्ड होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं जिनके थ्रू जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहता है उसको ये हाइड्रोलाइज करते हैं चाहे कोई भी प्रोटीन हो। तो ये पर्टिकुलर बॉन्ड स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ग्रुप स्पेसिफिसिटी में पर्टिकुलर जो एक ग्रुप है सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चरली लगभग सिमिलर हैं उन पे सब पे वो एक्ट करता है। जैसे हेक्सोकाइनेस एंजाइम कैन कैटालाइज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। हेक्सोकाइनेस, हेक्सोज जो शुगर है जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज, इन पे ये तीनों पे ये एक्ट करेगा, तीनों का फॉस्फोराइलेशन करेगा। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम एक्शन। तो फैक्टर कौन कौन से जो है एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, ये सब एंजाइम के वर्क को, एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो एंजाइम जो है टेम्परेचर लेबाइल है, हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट नहीं कर सकता, डीनेचर हो जाता है। तो एंजाइम के एक्ट करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। जो पिक जो दिख रहा है यहाँ पे इसको हम कहेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर। तो ग्राफ से शो होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे टॉप में पहुंच गया, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पे ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहाँ तक ही इसने अपने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाई। फिर जैसे जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होने लगेगी और लास्ट में वो हाई टेम्परेचर में डीनेचर हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इस तरह से जो टेम्परेचर है एंजाइम के एक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वो इफेक्ट करता है। सेकेंड इज पीएच। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम की ग्रोथ के लिए, वैसे ही एक्टिविटी के लिए, वैसे ही ऑप्टिमम पीएच भी होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। ऑप्टिमम पीएच वह पीएच है जिसमें जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो हाईएस्ट होती है। जो अधिकतर जितने भी एंजाइम हैं वो लगभग 7 to 8 पीएच में उनकी एक्टिविटी जो है मैक्सिमम होती है। लेकिन कुछ जो एंजाइम है वो एक्सट्रीम पीएच पे भी एक वर्क करते हैं, जैसे कि प्रोटीएस एंजाइम इन एनिमल स्टमक विच हैव एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 1। ये एसिडिक पीएच में ये एक्टिव रहते हैं प्रोटीएस एंजाइम। तो जैसे जैसे यहाँ पे देखिए जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है एक्टिविटी जो है एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, फिर यहाँ पे पीक पे पहुंच गया जो पीएच है वो इस पीएच पे इसकी एक्टिविटी जो है रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट हो गई, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। फिर पीएच जैसे जैसे डाउन बढ़ते जा रहा है इसका रेट ऑफ रिएक्शन डाउन होते जा रहा है। फिर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन।
एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन से जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज होना है तो एंजाइम एक लेवल पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद एंजाइम की हम क्वांटिटी बढ़ा दें और सबस्ट्रेट अगर लिमिटेड है, सबस्ट्रेट पूरा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो चुका है और सबस्ट्रेट बचा ही नहीं है रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्टेडी स्टेट में चली जाएगी। फिर एंजाइम चाहे कितना भी बढ़ा लें उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि वहां पे कोई सबस्ट्रेट ही नहीं रहेगा जिसपे वो एक्ट कर सके। इसी प्रकार से जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। फिर जैसे सबस्ट्रेट और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, फिर एक टाइम लिमिट के बाद जो एंजाइम जो है उतने नहीं हो पाएंगे जितना सबस्ट्रेट है, उसके रेशियो में अगर सबस्ट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। हाउ डू द एंजाइम ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? किस तरह से केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है? देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी लेवल पे पहुंचने के बाद ही कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो उस स्टार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट होने के लिए, शुरू होने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी अमाउंट की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जब एंजाइम नहीं है उस एनवायरमेंट में तो जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय एक्टिवेशन एनर्जी उनकी हाई रहती है। उस एनर्जी लेवल पे पहुंचने में उनको टाइम लगता है। जब एंजाइम है उस माध्यम में तो क्या होगा? एंजाइम जो है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने की, उस रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। 100 रहा होगा पहले रिक्वायरमेंट, उसको वो 50 कर दिया, तो वो अपने एक्टिवेशन एनर्जी पे जल्दी पहुंच जाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ से देखते हैं इसको। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, ये रिएक्शन होना है। यहाँ पे इफ यहाँ पे एंजाइम नहीं है, विदाउट एंजाइम, तो ये रेड वाला जो ग्राफ है वो देखते हैं, एंजाइम नहीं तो उसको इस लेवल पे एक्टिवेशन एनर्जी इसकी है, यहाँ तक इसको पहले अपने एनर्जी को बढ़ाना है। उसके बाद ये क्या होगा? प्रोडक्ट में ये टूटेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट CO2 H2O बनेगा। अब यहाँ पे एंजाइम है, तब क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देगा, यहाँ तक कि इसकी एनर्जी पहुंचने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एंजाइम के प्रेजेंस पे क्या होगा? यहाँ पे आया, इसकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी को स्टार्ट होने के लिए जो चाहिए वो यहाँ पे उसको मिल गई, फिर उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। तो जो एनर्जी है एंजाइम के प्रेजेंस में, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, सिर्फ इतना ही इसको लेवल अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। और एनर्जी एंजाइम एब्सेंट है तब उसको केमिकल को स्टार्ट होने के लिए अपनी एनर्जी लेवल को इतना हाई करना है। तो इस तरह से जो एंजाइम है किसी भी रिएक्शन के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होने से रिएक्शन जो है वो फास्ट ऑकर होगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। रोल ऑफ एंजाइम इन द बॉडी। रोल ऑफ जो एंजाइम है वो सबसे पहले है, एक तो है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब स्मॉलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। और दूसरा है एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की प्रोसेस चलते रहती है, उसको एंजाइम परफॉर्म करता है। थैंक यू।